आइए बच्चों, हमने 4 टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। आई होप आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए 5वें टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, आव्यूह के प्रकार। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टोटल्स जो होते हैं 12 टाइप्स के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। अभी हमने फिलहाल 4 के बारे में आपको समझाना है, फिर 4 बताएंगे, फिर 4 बता देंगे। बहुत आसान से होते हैं, बस नाम से ही आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के ये मैट्रिक्स हैं। जैसे पहला है क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अंग्रेजी में कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जहां जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। हमने क्या कहा, ध्यान देंगे, सुनेंगे। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, लाइक दैट, ऐसा कुछ A11, A12, A13 एंड A21, A22 एंड A23। हमने परिभाषा में क्या कहा कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। तो यहाँ आप जरा सा ध्यान देंगे तो यहाँ R1 एंड R2 दो पंक्ति हैं एंड C1, C2 एंड C3 3 कॉलम्स हैं, यानी 3 स्तंभ है, 3 पिलर हैं। तो यहाँ हमने जो परिभाषा कही कि कॉलम्स ज़्यादा होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रो के। क्लियर हो गया। अब आता है वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ये इसी का अपोजिट है। तो ऐसा आव्यूह, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, लाइक दैट A11, A21, A23, A12, A22 एंड A23, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। जाहिर सी बात है, यहाँ 3 पंक्ति हैं, यहाँ 2 कॉलम्स हैं। क्लियर। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको समझिए क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स में बस इतनी बातें याद रखिए कि ऐसा आव्यूह जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, लाइक दैट A11, A12, A21, A22 या A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। क्लियर है। तो इस टाइप्स के जब होंगे जहां आपके रो भी 2 हैं एंड कॉलम भी 2 हैं, यहाँ रो 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं। क्लियर। तो जब इस तरह की का फिनोमिना जनरेट हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली है पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। इसी को रो वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंपली सी एक ही बात कही गई है, एक ऐसा आव्यूह या जिस आव्यूह में केवल और केवल एक पंक्ति हो। पंक्ति का मतलब लाइक दैट ऐसे A11, A12 एंड A13, ये केवल एक पंक्ति ही तो है, कॉलम तो है ही नहीं। कॉलम भी है, अगर सिंगल सिंगल देखें तो इसके नीचे नहीं है ना, तो इसलिए ये कॉलम बन नहीं सकता, ये सिंगल है। तो जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह या वेक्टर मैट्रिक्स, सॉरी वेक्टर रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स कहा जाता है। अब आगे के 4 और देखते हैं। आइए बच्चों, 5वां देखते हैं, स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। जैसे अभी हमने बताया आपको पंक्ति आव्यूह के बारे में, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ, एक पिलर, एक कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, लाइक दैट A11, A21 एंड A31। सिर्फ और सिर्फ उसमें एक कॉलम है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब आता है शून्य आव्यूह। बड़ा ध्यान से परिभाषा सुन लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। शून्य आव्यूह ये है, यदि किसी आव्यूह के प्रत्येक अवयव ही शून्य हो जाए तो वो शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, लाइक दैट 0 0 0 0 या 0 0 0 0 0 0 या 0 0 0 या 0 0 0। तो किसी तरह से लिखा हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके प्रत्येक अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। बाकी हमारे लिए कोई बात मैटर नहीं करती। अगर ये स्थिति की कंडीशन बनी है तो ये है। अब आता है इकाई आव्यूह, यूनिटी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सुन लीजिए ये क्या है। इसमें कहा गया जिस वर्ग आव्यूह में, सबसे पहली बात तो ये तभी बनेगा जब एक वर्ग आव्यूह होगा। और वर्ग कब होगा, जब m बराबर होगा n के, तभी वर्ग होता है। तो सुनिए क्या है, जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई तथा शेष शून्य। मुख्य विकर्ण डायगोनल आप पढ़े होंगे, याद होगा कि यदि कोई एक आयत बनाया जाए, वर्ग बनाया जाए, तो उसका एक डायगोनल होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल या
विकर्ण कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, कहा गया कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हों तथा शेष अवयव 0 हो जाएं, तो इस तरह के आव्यूह को हम इकाई आव्यूह कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डायगोनल बन रहा है ये 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यदि 1 के अलावा कुछ आ जाता है लाइक दैट ABC 0 0 0 0 0 0, तो इसको हम मुख्य विकर्ण के नाम से जानेंगे। अब आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? विकर्ण आव्यूह सुन लीजिए, यदि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो जाए, इसी को जो है हम विकर्ण आव्यूह के नाम से भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुख्य विकर्ण और विकर्ण आव्यूह में इतना सा अंतर है कि यहाँ जो आप 0 दिखा रहे हैं यहाँ कुछ अवयव हो सकते हैं, जैसे ABC हमने लिखा था तो 1 2 3 और इधर 4 5 6, तो ये बस आपका मुख्य विकर्ण हो गया। क्लियर है? जब हम विकर्ण आव्यूह की बात करते हैं तो विकर्ण वाले डायगोनल को छोड़ के यहाँ कुछ भी हो, हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड C, बाकी सारे जो अवयव हैं आपके वो शून्य हो जाने चाहिए। तो जब इस तरह की कंडीशन बन गई तो ये विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। मुख्य विकर्ण में कोई भी हो बस ये मुख्य विकर्ण होता है। इकाई आव्यूह एक वर्ग आव्यूह, और दोनों चीज़ें याद रखेंगे, इसमें और इसमें हमेशा वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। अगर वर्ग नहीं है, आयताकार आव्यूह है, तो यहाँ डायगोनल की बात नहीं की जा सकती है, और वहाँ क्वेश्चन गलत होगा। तो हमने 8 बता दिए, 4 और प्रकार के मैट्रिक्स बचते हैं, आगे देखते हैं। 8 तक हमने देख लिया, 8 प्रकार के आव्यूह को हमने समझा दिया। अब चलिए 9 से शुरू करते हैं। कहा अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स तो छूट गया भाई, लिख लीजिए मैट्रिक्स। ओके, अब अदिश आव्यूह क्या है? जैसे आप पढ़ते आए विकर्ण आव्यूह, मुख्य विकर्ण पढ़े थे, वैसा ही है ये भी। कहा गया जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण कोई ना कोई अवयव हो, बाकी सारे अवयव क्या हो? शून्य हो, इसे ही स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब यहाँ 1 या 2 या 3 की बात नहीं हो रही है, के मतलब कोई भी कांस्टेंट हो, और कोई भी कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो, उसके अलावा सारे तत्व उस आव्यूह के शून्य हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे लाइक दैट, अगर 2/2 का है तो, और सबसे बड़ी बात ये एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। चलिए उप आव्यूह क्या है? यदि किसी आव्यूह में से, ऐसे देखिए कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी आव्यूह में से कुछ पंक्ति या कुछ अवयव बाहर निकाल लिए जाए। जैसे कुछ ये A बराबर एक आव्यूह है, इसमें से कुछ अवयव बाहर निकाल लेते हैं, लाइक दैट B बराबर 1 2 4 5, तो ये वाला जो आव्यूह है इसका उप आव्यूह होगा। जैसे आप उप समुच्चय के बारे में जानते थे, वैसे ही जो B है A का उप आव्यूह होगा, क्योंकि B के अंदर जो अवयव हैं वो सारे के सारे वही अवयव हैं जो A में हैं, या B के प्रत्येक अवयव A में मिल रहे हैं। क्लियर है? तो B A का सबसेट होगा या सब मैट्रिक्स होगा, लेकिन A B का सब मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम पूछ लेंगे 3 और 6 आप उसमें खोज के दिखाइए तो आप नहीं खोज पाएंगे। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे कि A जो है, A का जो है B सबसेट होगा, B सबसेट ऑफ A होगा, A सबसेट ऑफ B नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आता है ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। परिभाषा हम बोल रहे हैं और समझते चलिए। ऊपरी त्रिभुज, अपर ट्रायंगल, ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के, मुख्य विकर्ण आपका ये हुआ, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, वो क्या कहलाएंगे? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाएंगे। याद रखिएगा परिभाषा, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के प्रत्येक अवयव शून्य हो, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। क्योंकि ऊपर में अवयव हैं तो अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होने वाला है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए। ऊपर के प्रत्येक अवयव शून्य हो गए, नीचे अवयव पड़ा हुआ है, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो ये टोटल टाइप्स ऑफ 12 हो गए आपके। आव्यूह के प्रकार हमने खत्म कर लिए। अब चलिए आगे भी बहुत कुछ आपको बताते चलना है। आव्यूह के योग, योगों के गुणधर्म, आव्यूह का अंतर, गुणनफल, उसके बाद सबसे लास्ट आएगा परिवर्तित आव्यूह। इससे पहले वो सारी चीज़ें चलें, हम जितना आपको बताए
उस पर कुछ क्वेश्चन देख लिए जाते हैं। क्लियर? आइए बच्चों 3.1 से पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है एक अवयव आपको दिया हुआ है, अब ज्ञात करने की बात कह रहा है। पहली चीज अवयव की कोटि, दूसरी चीज अवयव की संख्या, तीसरी चीज अवयव के अवयव, मतलब इस स्थान पर क्या है, इस पे क्या है। तो हमने चीज़ें बता रखी हैं। कोटि आपको बताया था, तत्व बताया था, इतने से ही काम होने वाला है। कोटि में हमने क्या बताया था कि जितने मतलब पंक्ति तथा स्तंभ होते हैं उन्हीं को हम अवयव की कोटि कहते हैं। तो चलिए पंक्ति गिन लेते हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो यहाँ लिखेंगे पंक्तियों की संख्या 3 हो गई। स्तंभ देखिए 1 2, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। स्तंभों की संख्या जो है आपकी 4 हो गई। तो कोटि हम कहेंगे 3 गुणे 4 का अवयव है, यही कोटि हो गई। क्लियर है? अब आते हैं अवयवों की संख्या पे। तो कोटि की संख्या का गुणा ही अवयवों की संख्या होती है। तो टोटल 3 थे। पंक्तियों की संख्या ऐसे लिख सकते हैं, अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। क्लियर? तो पंक्तियों की संख्या हमारे पास 3 थी, स्तंभों की 4 और 12, मतलब अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 12। गिन लीजिए, 12 ज़्यादा नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। क्लियर हो गया? निकालिए। अब पूछ रहा है A11, हमने बताया था A11 किसको डिनोट करता है। जरा एक तो फिर से अभी बड़ा प्यारा सा बना दें, A11 A12 A13 A14। चलिए 4 थे ना, 4 तक लेके चल रहे हैं। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। एक अवयव हो गया आपका। अब ध्यान देंगे, हमसे क्या पूछा? A11 के स्थान पर कितना है बच्चों? 2 है। A21 के स्थान पर देखिए जरा 35 है। A33 के स्थान पर देखिए नीचे वाली लाइन में तीसरा 1 2 3 -5 है। अच्छा, अब उसके बाद A23 निकालना था हमको, 23 1 2 3, यानी दूसरे वाले पंक्ति में तीसरा, यानी 5/2। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन लग जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी अवयव में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, तो कह रहा है इसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी। आपसे पूछा गया कि संभवतः कितनी बनेंगी। बहुत बन सकती हैं, हल लेके चलेंगे। पहला तो हो सकता है कि 1 गुणे 24 की हो, या तो सीधे एक ही पंक्ति में 24 ठो लिख दिया गया हो, या एक कॉलम में 24 ठो लिख दिया गया हो। तो लेकिन यहाँ बात क्या हो गई, पहली वाली जो बात होती है वो पंक्ति को दिखाती है और दूसरा वाला कॉलम, यही दिखाता था पंक्ति, या इसको स्तंभ कहते हैं भाई साहब, स्तंभ को दिखाता था। ये 1 24 हो सकता है, 2 गुणे 12 हो सकता है, 3 गुणे 8 हो सकता है, 4 गुणे 6 हो सकता है, 5 में तो होगा नहीं, और उसके बाद 6 गुणे 4 हो जाएगा, 7 में नहीं होगा। उसके बाद फिर 8 गुणे 3 हो जा सकता है, फिर कितना होगा 8 3 24, 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आएगा 24, 11 में नहीं आएगा, 12 गुणे 2, उसके बाद सीधा आपका 24 गुणे 1। इतनी संभव कोटियाँ होंगी। क्या लिखेंगे? संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। एक देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल एग्जाम में। इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर आपको दिया जाएगा। तो देखिए क्या कहा, कह रहा है एक 3 गुणे 4 का अवयव बनाइए। पहले तो एक बात ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 का मतलब 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 कॉलम होने चाहिए, या स्तंभ होने चाहिए, स्तंभ लिखिए, स्तंभ होने चाहिए। तो 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। कुछ ऐसा आपका अवयव निकल के आने वाला है। तो आई जे हमने बताया था एक व्यापक रूप है अवयवों को व्यक्त करने का। कंडीशन ये है कि आई जे इतना। तो चलिए अगर हम A11 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गया 2 × 1 - 1, यानी 2 - 1 = 1। A12 निकाल लीजिए भाई साहब, 2 × 2 - 1 = 2 दूना 4 - 1 3।
A13 निकालिए, 2 गुणे 3 माइनस ओ गड़बड़ हो गया, यहाँ 1 यहाँ 2 होगा, तो 2 1 कम 2 माइनस 2 यानी ये 0, 2 1 कम 2 यानी 2 माइनस 3 माइनस 1 1 4, 2 गुणे 1 माइनस 4 यानी 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। ये मिल गए। अब भर लीजिए, पहले इस वैल्यू को भरते चलते हैं। तो 1 0 माइनस 1 माइनस 2। अब अगली लाइन के लिए चलेंगे। अगली लाइन क्या थी? A21 से स्टार्ट करते हैं। A21 इज इक्वल टू, कंडीशन तो यही रहने वाली है, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फिर A22 में चलेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। A23 में चलना है, 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A24 में चलते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये निकल गए। फिल करिए वैल्यू 3 2 1 0, 3 2 1 एंड 0। अब अगली कंडीशन ये दिख रही होगी, ध्यान में आ रहा होगा। तो चलिए अगली कंडीशन में भी देखते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? A31 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। A32 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। A33 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड A34 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू यहाँ फिल करते हैं, तो फिल करेंगे 5 4 3 2। तो ये जो निकल के आया हमारा, यही हमारा क्या होगा? एक आयताकार आव्यूह